हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप 25 से लेके 30,000 के बीच में 2026 ईयर के अंदर अगर आप कोई 276 लीटर के आसपास अगर कोई आप डबल डोर फ्रिज लेना जा रहे हैं, ये मॉडल आपके लिए सही है। ये है एलजी कंपनी का GLT2816 GXWS। इस वीडियो में मैं आपको इसके अंदर से और बाहर से सारी चीज़ बताऊंगा। इसके फीचर्स, इसकी पावर कंजम्पशन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको फ्रिज खरीदने से पहले और फ्रिज खरीदने के बाद आपको क्या-क्या करना चाहिए जिससे आपकी फ्रिज की लाइफ बढ़ी रहे। तो ये है एलजी का आपका GLT2816 GXWS मॉडल है। ये जो मॉडल है ये 276 लीटर का अंदर का ग्रॉस वॉल्यूम है। नेट वॉल्यूम नहीं, नेट वॉल्यूम ज़्यादा होता है, पर एक्चुअली हमें क्या चाहिए होता है, अंदर का वॉल्यूम चाहिए होता है। तो इसका 276 लीटर का इसका अंदर का ग्रॉस वॉल्यूम है। 276 लीटर का फ्रिज जो है 5 से 6 लोगों के लिए, फैमिली के मेंबर्स के लिए काफ़ी माना जाता है, काफ़ी अच्छा होता है। इस फ्रिज के अंदर जो की एस्पेक्ट्स हैं इसके वो ये हैं कि ये एक तो डबल डोर है, आपका ये डबल डोर है, हैंडल लेस डिज़ाइन है। फ्रोस्ट फ्री सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो बर्फ जमती है आपके फ्रिजेस में, अगर बर्फ जमती है तो बर्फ जमने की वजह से जो है पूरे फ्रिज के अंदर कूलिंग जो है वो कम हो जाती है, आधी से भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो है आपका खाना वगैरह या आपका जो पेरिशेबल फूड्स हैं वो आपके सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। इसके अंदर क्या है, फ्रॉस्ट फ्री है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको डिफ्रॉस्ट का इसमें कोई बटन नहीं है, आपको मैनुअली दबाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको 150 वाट का जो कि हीटिंग एलिमेंट मिलता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है, यानी इसमें बर्फ नहीं जम सकती। इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो आपकी बर्फ को पिघला देता है। यहाँ पर जो फ्रीजर की रेटिंग दी हुई है, यहाँ पर 2 स्टार दी हुई है, जबकि बाहर लेबल पे 1 स्टार है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें 2 डबल डोर है, तो 2 डोर्स है इसके अंदर। ये रेटेड करंट आपका लेता है 1.3 एम्पीयर का करंट लेता है। जब ये फ्रिज चल रहा होता है तो 85 वाट का पावर लेता है, जो कि बहुत ही कम है, यानी 100 वाट के बल्ब से भी बहुत कम है। आप यहाँ देखेंगे तो डिफ्रॉस्टिंग इनपुट यानी 150 वाट, यानी जो इसका जब ये डिफ्रॉस्टिंग कर रहा होता है कुछ मिनट के लिए, तो उस टाइम ये 150 वाट की पावर लेता है। जो डिफ्रॉस्टिंग वाला पार्ट है बस वो पावर अलग लेता है और कंप्रेसर आपका अलग लेता है। तो जब डिफ्रॉस्ट कर रहा होता है तो उस टाइम पे कंप्रेसर नहीं चल रहा होता, तो इसलिए टोटल 150 वाट की पावर लेता है। इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मॉडल नंबर से अगर हम पता लगाएं तो यहाँ पे आता है GLT 2026 वाले लेटेस्ट मॉडल हैं, लेटेस्ट जनरेशन है। 2816 यानी 281 जो है ये 281 लीटर की कैपेसिटी इसमें बताई जाती है बाहर की, आउटडोर नेट वाली, पर इसमें एक्चुअल जो 276 की है। तो 281 जो है इसका एक तरह से कैपेसिटी का एक कोड हो गया है, ये एक्चुअल नहीं है, कैपेसिटी का कोड है। इसी सेम मॉडल में एक आता है GLT 2516, यानी वो उससे छोटा होता है, तो ये 2816 है जो कि 276 लीटर का है। इसके अंदर जो गैस डलती है वो आपकी R600A है, गैस डलती है, ये इनफ्लेमेबल गैस होती है। तो इसके अंदर ये जो गैस है वो कुल 56 ग्राम गैस है। इसके अंदर इंसुलेशन ब्लोइंग गैस जो होती है वो साइक्लोपेंटेन होती है, यानी कि जब इसके अंदर जो ये इसका आउटर कंपार्टमेंट है, आउटर जो बॉडी होती है, आउटर बॉडी और जो अंदर का जो ये कंपार्टमेंट होता है, इसके बीच में एक इंसुलेशन फोम डाली जाती है जो इसके अंदर भरी जाती है। लिक्विड फोम होती है जो एक्सपेंड होकर इसके अंदर चारों तरफ भर जाती है। तो कभी कभार जो क्या होता है कि जब गैस भरी जाती है तो वो कहीं कहीं जगह पे खाली रह जाती है, कहीं कहीं जगह पे एक्स्ट्रा भर जाती है, तो ऊपर नीचे थोड़ी सी बॉडी हो जाती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो डायमेंशन है, विड्थ हाइट और डेप्थ यानी गहराई, लंबाई चौड़ाई और गहराई, ये 555 की है, 1680 बाई 637 की है। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इसमें एलजी की यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है, ये थोड़ी सी उभरी हुई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 2026 लॉन्च का जो स्टिकर लगाया गया है, ये 2026 में लेटेस्ट लॉन्च है। ये फरवरी में मॉडल जो है, ये फरवरी का मैन्युफैक्चर है इसका, फरवरी के एंड का। तो अभी तो मार्च चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, जिसकी 10 साल की गारंटी होती है। तो ये जो फ्रिजेस होती हैं इसके अंदर जो है 1 साल की आपकी पीसीबी की गारंटी होती है, गैस वगैरह की पीसीबी की गारंटी होती है। और पर 10 साल जो है इसके कंप्रेसर की होती है। जो 10 साल जो वारंटी है वो सिर्फ़ आपके कंप्रेसर की है, आपके पीसीबी की नहीं है, गैस की नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए आपका 1 साल के अंदर कोई कुछ भी खराब होता है तो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देती है।
पर अगर आपके 10 साल के अंदर कंप्रेसर खराब हो जाता है तो फिर कंपनी जो है आपको कंप्रेसर चेंज करके देगी फ्री में। 1 स्टार देख के हमें घबराना नहीं होता है। 1 स्टार का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी रेटिंग खराब है या कुछ ऐसा है। 1 स्टार का मतलब होता है कि जब आप जो फ्रीज़र है, वो जितनी ज़्यादा अच्छी कूलिंग करेगा, अगर आपको किसी मशीन में जितनी अच्छी कूलिंग चाहिए, जितनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस चाहिए, तो उसमें उतनी ज़्यादा बिजली की खपत होती है। तो इसमें 1 स्टार का मतलब होता है कि बिजली थोड़ी-सी और मॉडलों से थोड़ी-सी ज़्यादा खाता है क्योंकि इसकी कूलिंग शायद मुझे लगता है अच्छी है। डबल डोर फ्रिजेज़ में, जब डबल डोर वाले मॉडल्स में जो है आपके बिजली थोड़ी-सी ज़्यादा खाती है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 2 कंपार्टमेंट हैं, ये दोनों को ही आपका ठंडा करता है और इसके अंदर जो है ये ऊपर-नीचे दोनों तरफ वेंट्स होते हैं जो फ्रीज़र को ठंडा करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है, ब्रांड है एलजी और यहाँ पे मॉडल ईयर जो है आप देख पा रहे होंगे। जब आप शोरूम में जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मॉडल क्या है। ये एक्चुअल आपका मॉडल नंबर नहीं होता, मॉडल नंबर कुछ और होता है पर स्टिकर पे जो है जनरल आइडिया के लिए जीएलटी 281 और ये कब का है 2026 का आपका इसका मॉडल लिखा हुआ है। यानी ये 2026 में यानी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है मॉडल ये। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 276 लिखा हुआ है जो कि अंदर का वॉल्यूम है। ये जो फ्रीज़र है ये 100 वोल्ट से लेके 310 वोल्ट तक के फ्लक्चुएशन में आराम से काम करता है। पर अगर कोशिश यही करें कि आप इसमें आपकी लाइन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, स्टेबल लाइन हो, स्टेबल बिजली हो, आपके स्विच वगैरह जो हैं, प्लग वगैरह हैं वो स्पार्किंग ना करें, वो गर्म ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उस जगह पे इसको नहीं लगाना है क्योंकि उससे आपकी पीसीबी में फ़ॉल्ट आ जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं इसमें डबल डोर है, डबल डोर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट होता है वो आपका अलग होता है, सेपरेट होता है और आपका नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट होता है वो अलग होता है। फ्रीज़र कंपार्टमेंट में आपको जैसे चिलिंग करनी है, कोई बर्फ़ जमानी है या किसी चीज़ को फ्रोज़न रखना है, जमा हुआ रखना है तो उस केस में फ्रीज़र कंपार्टमेंट इसमें काम आता है। जैसा कि आपको पता है कि 2 सेक्शन में बँटा हुआ है, एक आपका फ्रीज़र कंपार्टमेंट है, एक आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है। तो जो आपका फ्रीज़र कंपार्टमेंट है वो 58 लीटर का है, यानी इसका जो एरिया है वो 58 लीटर का है और जो आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है वो 218 लीटर का है। आइए पहले एक्सटीरियर पे ध्यान देते हैं। एक्सटीरियर पे हम देखेंगे सामने की तरफ से इसमें स्टील जो है ब्रशिंग टाइप का जो इसके अंदर फिनिश है सामने की बॉडी में, सामने के डोर्स में। हालाँकि बाहर जो साइड जो होते हैं वो हमेशा पाउडर कोटेड ही होते हैं, नॉर्मल लुक होता है। इसमें हैंडल नहीं है तो इसमें क्या है नीचे से ये पे स्लॉट बने होते हैं जिसकी मदद से आप हाथ डाल के इसको ऊपर को और नीचे को अलग-अलग खोल सकते हैं। बैक साइड की हम बात करेंगे तो बैक साइड में जो है इसके आपने देखा होगा फ्रीज़र के पीछे जाली होती है, काले रंग की पाइप्स होती हैं, तो वो इसमें नहीं है, वो इसकी बॉडी के अंदर ही इसके अंदर ही लगाई गई हैं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि गलती से आपके पाइप वगैरह टच ना हो, पाइप वगैरह बेंड ना हो, जिससे लीकेज नहीं होती है और अंदर होने की वजह से उसमें मॉइस्चर वगैरह भी नहीं जाता और हवा के संपर्क में नहीं आते, जिसकी वजह से उसकी लाइफ़ भी बढ़ती है। मैंने सुना है, 100% श्योर नहीं हूँ कि इसके अंदर जो पाइप्स हैं, उसके ऊपर एक खास तरह की कोटिंग भी शायद होती है जो कि पाइपों की सेफ्टी करती है, मॉइस्चर वगैरह से, कोरोजन से सेफ्टी करती है। इस फ्रिज के ऊपर जो है, चारों तरफ जो है, आपको कुछ नहीं रखना होता है, आपको क्योंकि इसकी बॉडी में से ही सारी हीट जो है, बॉडी में से रिलीज़ होती है। बैक साइड की बात करें तो नीचे आ जाएँगे तो हम यहाँ पे आपको एक केबल होल्ड करने के लिए हुक मिला हुआ है ताकि आपकी जो केबल जो है ज़मीन पे ना टच रहे। साथ ही साथ अब इसके बैक साइड में ये जो आपको छोटा-सा बॉक्स दिख रहा है, इसको आपको कभी ना तो खोलना है, ना इसको पानी से साफ़ करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी से कभी भी आपको फ्रिज नहीं साफ़ करना है। किसी भी साइड में इसके पीसीबी में पानी चला जाता है तो आपका पीसीबी खराब हो जाता है। ये जो पाइप्स हैं, ये प्रेस फिट पाइप हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉपर है, ये आपका कंप्रेसर है। कंप्रेसर भी आपका एलजी का है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा-सा आपका ये ट्रे टाइप का मिलेगा। इसका काम क्या होता है जब आपका फ्रीज़र डिफ्रॉस्ट होता है तो यहाँ से पानी टपकने लगता है और पानी टपकने के बाद आपके जो किचन में नहीं फैलता है वो इस ट्रे के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉइल जो है घूमी हुई है। ये आपकी फ्रीज़र की ही कॉइल है। आपके इसके रेफ्रिजरेटर की कॉइल है। जब इसके अंदर पानी होता है, तो पानी जो है इस कॉइल को ठंडा करती है, जिससे आपकी गैस ठंडी होती है और कंप्रेसर पे लोड कम आता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर की लाइफ भी बढ़ती है। तो आइए हम दोनों कंपार्टमेंट को खोल के देखते हैं। इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। जो पुराने मॉडल्स हैं, उसमें क्या है, जो आपका जो ये आइस ट्रे वगैरह है, आइस ट्रे वगैरह है, ये आपका फिक्स है, इसको आप हिला नहीं सकते। पर इस वाले कंपार्टमेंट में इसको उठा के आप हटा सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पर साथ ही साथ इसको भी अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको मूव कर सकते हैं लेफ्ट या राइट। और अगर अगर आपको इसको पूरी तरह से निकालना है, रिमूव करना है ताकि आप इसमें और सामान रख सकें,
तो उसमें आप क्या करेंगे, इस ट्रे को उठाएँगे, पीछे से भी उठाएँगे, उसको बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ ये जो स्लाइड है यहाँ पे खत्म हो जाती है और आप इस पूरी ट्रे को बाहर इस तरफ स्लाइड करके पूरा निकाल के साइड में रख सकते हैं। फिर ये जो है खाली हो जाएगा। फ्रीज़र के पीछे जो है, यहाँ पे आपके फ्रीज़र सेक्शन के पीछे बैक साइड में यहाँ फैन लगा होता है और यहाँ पे आपकी जो है कूलिंग कॉइल लगी होती है, जिसमें से हवा पास होती है। तो इसमें यहाँ पे अंदर कोई जो है आपकी आइस नहीं जमती है और इसलिए यहाँ पे जो है सिर्फ़ हवा ब्लो होती है। इसलिए आपको जहाँ पे हवा ब्लो होती है वहाँ पे आपको इस हवा वाले फिन्स को आपको ब्लॉक नहीं करना होता है। यहाँ पे कोई सामान नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल टच करके, जिससे आपकी इसकी हवा में रेस्ट्रिक्शन आए। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे ये एयर फ्लो को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये नॉब लगी होती है और यहाँ से आप एडजस्ट करके आप फ्रीज़र की जो है फ्रीज़र की और जो हवा घूम रही है फ्रीज़र की और इसकी टोटल उसको फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको फ्रीज़र में ज़्यादा ठंडा रखना है या फ्रीज़र में कम रखना है और थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा बढ़ा के रखना है। हालाँकि कन्वर्टिबल मॉडल जो आजकल आ रहे हैं, कन्वर्टिबल मॉडल में आप इसको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर भी बना सकते हैं। बटन दबाएँगे, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। फ्रीज़र नहीं बनेगा, फिर ये किसी चीज़ को जमाएगा नहीं। फिर आप यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह, अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं। अब आते हैं रेफ्रिजरेटर वाले सेक्शन में। सबसे पहले डोर में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रीज़र में यहाँ पे 2 ट्रे दी गई हैं। आपकी काफ़ी अच्छी ट्रे हैं, मेरा हाथ देख सकते हैं। तो ये 2 ट्रे दी गई हैं यहाँ पर और इन ट्रे के अंदर आप सामान रख सकते हैं। अब नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो नीचे वाले सेक्शन में आपको 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 आपको टफन ग्लास की जो है शेल्फ मिलती है। ये शेल्फ रिमूवेबल है और साथ ही साथ आप देखेंगे हर शेल्फ में ऊपर नीचे करने के लिए 2 आपको सेक्शन दिए गए हैं। आप इन ट्रे को, जो शेल्फ है, इन शेल्फ को यहाँ पर आप रख सकते हैं, निकाल के ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे इसको ऊपर कर सकते हैं या चाहे इसको नीचे कर सकते हैं। तो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक डोर स्विच है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे वेजिटेबल सेक्शन यानी वेजिटेबल वाली ट्रे है। देखिए वेजिटेबल वाली जो ट्रे है वो आपकी जो है अ, अगर आगे पीछे की बात करें तो ज़्यादातर फ्रिजेस की इस साइज़ के फ्रीज़र की, पर यहाँ पे जो ये डबल डोर फ्रिज होते हैं जो लंबे होते हैं, इसमें क्या होता है आपके जो वेजिटेबल बॉक्स होता है, इसके अंदर आपकी गहराई ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा जो है वेजिटेबल बॉक्स इसके अंदर है, जिसकी गहराई ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये टफन नहीं है, ये आपकी प्लास्टिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपकी ये लाइट है, यहाँ एलईडी लाइट है। लाइट इसके अंदर काफ़ी अच्छे से फैलती है, तो लाइट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। ये आपके थर्मोस्टेट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका सेंसर है। जो फ्रीजर में क्या टेम्परेचर है उसके लिए सेंसर लगा हुआ है। अगर आपको 100 पूरी तरह से कूलिंग करनी है, 100% कूलिंग करनी है, तो आप इसको मैक्सिमम पे रख सकते हैं। कोल्डेस्ट पे रखेंगे और आप मान लीजिए मानसून का टाइम है, बारिश का टाइम है तो यहाँ रखेंगे और मान लीजिए आपका सर्दियों का टाइम है तो इसको आप यहाँ पे रखेंगे। अब इसमें एक फीचर और है कि अगर आपको तुरंत पूरी स्पीड पे, मतलब फुल पावर पे फ्रीजर को आपको चलाना है, फ्रिज को चलाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको फुल पे कर देंगे जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस 21 आवर्स ओनली। तो यहाँ पे एक्सप्रेस मोड में आते ही ये फ्रीजर जो है आपकी 21 घंटे तक ये नॉन स्टॉप बढ़िया फुल स्पीड पे चलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये 21 घंटे बाद आपका ऑटोमेटिकली अपने आप ही, अगर आपने इसकी नॉब को वापस सेट नहीं किया, 21 घंटे के बाद ही अपने आप नॉर्मल मोड में अपने आप चलने लगेगा, चाहे इसकी नॉब किसी भी पोजीशन में हो। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपकी वाटर बॉटल के लिए, बड़ी बॉटल्स के लिए या बड़े सामान के लिए काफ़ी अच्छे जो है इसके अंदर स्पेस है, ट्रे दी गई है आपके डोर में। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर कि जैसे आपको पता है कि ट्रे के अंदर जो है गैप होता है जिसमें से सामान या आपके छोटे सॉस के पैकेट्स वगैरह होते हैं या कोई छोटा सा पैकेट्स होते हैं, वो निकल के गिर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। वो इसमें नहीं है क्योंकि चारों तरफ से ये पूरी तरह से एक तरह से कवर्ड है, इसके नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे एक छोटी ट्रे है, छोटी बॉटल्स के लिए, मान लीजिए आपके विनेगर की बोतल है या सोया सॉस की बोतल है या छोटी बॉटल्स हैं, उसके लिए अलग से ट्रे है। ये बड़ी बॉटल्स के लिए है, जंबो बॉटल्स के लिए काफ़ी बड़ी बोतलों के लिए स्पेस है। इसमें आप अपने किसी भी तरह का बड़ा साइज़ का सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी अपना छोटा-मोटा सामान रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एग ट्रे। एग ट्रे में आप सामान भी रख सकते हैं, साथ ही साथ इसमें एग्स भी रख सकते हैं, अंडे भी रख सकते हैं आप।
डोर की मैं बात करूँ तो डोर में आपके शेल्फ काफ़ी अच्छे प्लानिंग से दिए गए हैं। तो और फ्रीज़र कंपार्टमेंट में जो अगर आपके शेल्फ मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रखते, हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे दूध की थैली वग़ैरह हो गई हैं, या आपके कोई चॉकलेट्स वग़ैरह हैं जो फ्रोज़न रहने चाहिए, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अब आप जब शोरूम में जाते हैं, अब बात करते हैं हम कि शोरूम में इसको खरीदने से पहले और घर पे लाने के बाद आपको क्या-क्या चीज़ करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाएँ तो कोशिश करें कि ये लेटेस्ट जनरेशन का फ्रिज खरीदें। ये इसलिए क्योंकि आए दिन टेक्नोलॉजी में नए-नए इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं, और गवर्नमेंट रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, इंसुलेशन इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। तो 2026 में जीएलटी सीरीज आई हैं। इससे पहले जीएलआई, जीएलबी, जीएलडी, जीएलएस और जीएलएन सीरीज थे। बाहर की तरफ बी लेबल पर मॉडल नंबर पूरा नहीं होता, इसलिए डोर ओपन करके ही मॉडल नंबर कंफर्म करना चाहिए। तो अब बात करते हैं, हम जब फ्रीजर लेने जाते हैं और हमें हमारा मॉडल मिल गया है, तो अब हमें क्या चीज़ चेक करनी है? हमें सबसे पहले चेक चेक करना है कि जो कंप्रेसर है, वो उसी ब्रांड का है कि नहीं है, एलजी का है कि नहीं है, और न्यू है कि नहीं है। कंपनी जो आपको जो फिटिंग करके भेजती है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके प्रेस फिट है। आजकल ये जो है सोल्डर नहीं होता। इस वाले पाइप में सोल्डर है, क्योंकि ये कॉपर टू कॉपर में सोल्डरिंग होती है। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेटल अलग है, ये शायद स्टील है या एल्यूमीनियम की पाइप है। तो एल्यूमीनियम के जब कॉपर के साथ कनेक्शन होता है तो उसमें कंप्रेस फिटिंग जो है आपकी आजकल यूज़ होती है। तो अगर इसमें भी एल्यूमीनियम टू कॉपर में भी अगर आपका सोल्डर किया गया है, तो इसका मतलब आपका कंप्रेशन चेंज हुआ है या इसमें कुछ ना कुछ रिपेयर का काम हुआ है। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है कि एल्यूमीनियम टू कॉपर जो है आपका प्रेस फिट होता है। अब जो है प्रेस फिट होता है एल्यूमीनियम टू एल्यूमीनियम या स्टील टू स्टील प्रेस फिट होता है। अब इसमें सोल्डरिंग वगैरह नहीं होती, कंपनी सोल्डरिंग नहीं करती। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप इसके में रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ। तो कई बार रिटेलर क्या करते हैं, जो चालाक टाइप के रिटेलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे किसी पीस में फ़ॉल्ट आ गया है, तो उसको वो रिपेयर करा के अपने शोरूम में ही रख लेते हैं, डिस्प्ले मॉडल में रख लेते हैं या बॉक्स में पैक करके रख लेते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो पीस है आपका, जो मॉडल है, ये काफ़ी लंबे समय से बाहर रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था? तो उसका कैसे पता लगाएँगे, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कभी कॉपर जब हवा के संपर्क में आती है, तो वो धीरे-धीरे करके काली पड़ने लगती है। तो वो जब धीरे-धीरे काली पड़ती है, तो वो समझ लीजिए आपका टाइम बताती है। तो अगर आपका फ्रीज़र जो है 6 महीने से ज़्यादा या 6 महीने के आस-पास अगर बाहर बॉक्स पैक नहीं था, बाहर निकला हुआ था, डिस्प्ले में लगा हुआ था, शोरूम में बाहर लगा हुआ था, तो उसका जो ये पीछे वाला साइड देखेंगे, ये काला नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे जो कॉपर है, वो पीले रंग का है, यानी ये बिल्कुल बॉक्स पैक था, न्यू मॉडल था। तो पुराना मॉडल होगा, तो उसका जो कॉपर होगा, काला पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए बॉक्स में भी है, अगर वो 2-3 साल बॉक्स में रहा है, तो भी वो काला पड़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत एयर के ये जो एयर के संपर्क में आता है। तो इससे हमें पता लगा सकते हैं कि हम अगर हमारा 2026 का मॉडल है और फिर भी ये काला पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो बॉक्स से बाहर रखा हुआ था। उसके बाद जब आप शोरूम में पेमेंट करेंगे, तो हमेशा अपना जो सीरियल नंबर होता है, जो आपका जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर है, जो स्टिकर पे सीरियल नंबर होगा, यानी जो आपके फ्रिज के अंदर सीरियल नंबर होता है, वो अपने बिल पे मेंशन ज़रूर कराएँ, और बिल ज़रूर लेना चाहिए हमेशा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका बिल ज़रूर लें। अब क्या होगा, आपको क्या करना है, शोरूम पे ही वो मॉडल मँगाना है, और शोरूम से ही आपको उसको पिकअप करा के अपने घर ले जाना है। शोरूम पे आप जब उसको मॉडल को मँगाएँगे, तो क्या होगा, आप शोरूम पे मटेरियल डिलीवर होगा, वो आपको कॉल करेगा। आप वहाँ पे शोरूम पे ही इसको ओपन कराएँ। जैसे अगर फ्रिज है तो ओपन कराएँ, उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, कॉपर चेक कर सकते हैं, लीकेज लीकेज का ध्यान रखना है। आप इस चीज़ को देखना है, जब आप फ्रिज को जब रिसीव कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, कोई टिश्यू पेपर ले जाएँ साथ में। तो यहाँ पे टिश्यू लगाएँ, ये जो सेक्शन है गड्ढा सा बना हुआ है, या फिर यहाँ पे कंप्रेसर के नीचे आस-पास कहीं चेक करें, आपका ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल आ रहा है, ऑयल-वॉयल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है कंप्रेसर का ऑयल लीक हुआ है, यानी कंप्रेसर की गैस लीक हो रखी है, और हो सकता है ये गैस लीक में चलाया भी गया हो। आपको यहाँ जॉइंट्स जो हैं, इनके पास चेक करना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो ये कंप्रेस फिटिंग होती है, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ग्रीन कलर का ऑयल मिलेगा, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लीकेज का संकेत नहीं होता।
ये जो अगर आपका यहाँ पे ऑयल मिला है, तो ये क्या होता है जब इसको कंप्रेस फिट करते हैं, तो ये आसानी से ये टाइटली स्लाइड हो जाए, उसके लिए इसमें थोड़ा-सा एक-एक बूंद जो है ऑयल लगा के इसको कंप्रेस फिट किया जाता है। तो अगर इन जॉइंट्स पे अगर यहाँ पे ग्रीन कलर का या ऑरेंज कलर का कोई ऑयल दिख रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे ऑयल टपका ना हो, तो इस तरह से आपको चीज़ें देखनी है। उसके बाद आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि आप जब कभी भी फ्रिज को लेके आएँगे, तो उसको लेटाना नहीं है, लेटा के बिल्कुल नहीं लाना है। फ्रिज हमेशा खड़े करके लाए जाते हैं। लेटाने से क्या होता है, जो कंप्रेसर के नीचे बेस में जो ऑयल भरा होता है, वो इनके पाइप में चला जाता है, पाइप से फिर वो ऊपर चला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पाइप्स हैं, ये घूम फिर के इन छोटी-छोटी, पतली-पतली कैपिलरी ट्यूब्स में आता है। कैपिलरी ट्यूब में बहुत बारीक रास्ता होता है गैस निकलने के लिए, इसलिए इनके अंदर बहुत तेज़ी से गैस निकलती है। अगर इनके अंदर एक बूंद भी या हल्का-सा भी तेल आ जाए, तो ये फिर ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे आपके रेफ्रिजरेटर या एसी की परफ़ॉर्मेंस जो है खराब हो जाती है। साथ ही साथ आप जब आप एसी भी लेके आते हैं, तो आउटडोर यूनिट जो होती है उसकी, आउटडोर यूनिट को सीधा खड़ा करके ही लेके आना है, उसको लेटा के कभी नहीं लाना चाहिए। क्योंकि कैपिलरी में एक बार ऑयल चला जाता है, तो वो बड़ा मुसीबत पैदा कर देता है। आपका कंप्रेसर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगता है और कंप्रेसर हीट करने लगता है और जो है आपकी कूलिंग सही से नहीं हो पाती। उसके बाद जब इसको चलाएँगे 4 से 6 घंटे बाद, लेके आने के बाद 4 से 6 घंटे के बाद आप इसको चालू करना है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है, मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ कि आपको जो फ्रिज को है हमेशा लेवल पे रखना चाहिए। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, मेरा जो फर्श है यहाँ पे यहाँ पे जॉइंट पे मिला हुआ है, पर यहाँ पे गहराई में जा रहा है, यानी मेरा जो फर्श है वो अनइवन सरफेस पे है, यानी नीचे टेढ़ा टेढ़ा जो हो रखा है, ताकि पानी का फ्लो मैंने इसके अंदर नीचे चला जाए। तो अगर आपका फ्रिज ऐसी जगह पे रखा है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इसमें जो है बैक साइड में इसके फुट्स आते हैं। जो बैक साइड वाले फुट हैं वो तो फिक्स होते हैं, पर आगे वाले फुट्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी अपने मित्र या सहयोगी की मदद से आपको देखना है कि बिल्कुल सीधा खड़ा है कि नहीं। अगर सीधा नहीं है, आगे की तरफ झुका हुआ है, पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो आपको इनको घुमा के इनको सबसे पहले एक साइड को खोलना है। फिर इसको आपको फ्रिज को सीधा करना है, इतना खोलना है कि फ्रिज आपका बिल्कुल लेवल पे आ जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए। अब क्या करना है, जब आपका फ्रिज जो है सीधा हो जाए, लेवल पे आ जाए और सीधा हो जाए, तो उसके बाद आपने एक साइड से जो है इसको कर दिया है। एक साइड से करने के बाद अब ये आगे पीछे हिलेगा, एक कोने से हिलेगा, कोना जो है इसको आगे पीछे हिलेगा। उसके बाद आपको दूसरे वाला जो है इसको एडजस्ट करना है घुमा के, और इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये हिलना बंद कर दे। तो फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर को मैंने चालू कर दिया है और मैं अपने नॉर्मल ब्लूटूथ माइक से बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मुझे पता तक नहीं चल पा रहा था कि ये चल रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज़ ने मेरे को थोड़ा सा डरा दिया था, पर वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जब इसको मैंने पावर आउटलेट में लगाया, तो मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि ये जो है कम से कम भी 5 मिनट तक ये नहीं चला। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ से नहीं घबराना, इसको ऑन करके पावर में छोड़ देना और 5 से 10 मिनट के बाद देखना कि कंप्रेसर चालू हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका फ्रिज ख़राब नहीं है। वो अगर आप एकदम से नहीं चलता है, बटन दबाते नहीं चलता है, 2 मिनट में 3 मिनट नहीं चलता, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम 5 से 10 मिनट आप वेट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मैंने आपको इसको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और आप अपने फ्रिज को कैसे-कैसे आपको शोरूम से लेके आना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो मैं बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे डालता हूँ, जो बहुत ही काम की होती है, रोज़मर्रा वाली लाइफ़ में बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे सारी वीडियो देखने की कोशिश करें, क्योंकि सेम क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे रिपीट करना पड़ता है। तो आप जितने भी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं या मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरी सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस पे मैंने हर चीज़ का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।